इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। प्रभात। चलिए, कल एक टॉपिक हमारा छूट गया था। आपको बताया गया था कि संभागों के बाद थोड़ी सी आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताना था, वो आज हमें पढ़ना है। उसके पश्चात आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे घर में होमवर्क के लिए या घर में कार्य करने के लिए, 3 मार्कर्स और 5 या फिर 200 वर्ड्स के। ठीक, तो आपने, आशा करता हूँ कि आपने लिखा होगा और जो भी आपने उत्तर लिखा होगा उसको मिलाइएगा जैसा जैसे मैं बताता हूँ। क्या उसी प्रकार से लिखा है, शब्द या फिर और चीज़ें जो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलानी हमें, क्या प्रस्तावना इतने शब्दों में या फिर मेन बॉडी इतने शब्दों में, यही चीज़ें हमें मिलानी है। चलिए, तो अभी एक छोटा सा टॉपिक हम शुरू करते हैं। आपको पहले मैं बता दूं, एक नागेश्वर चंद्र मंदिर है ना आपके उज्जैन में, महाकाल आप सब गए होंगे, इंदौर के जो निवासी होंगे, आसपास के जो निवासी होंगे, या जो बाहर से भी आए हैं इंदौर तो वो भी गए होंगे, है ना। तो बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी होती है। एकमात्र मंदिर है भारत का जो केवल एक दिन के लिए खुलता है ना, नाग पंचमी के दिन खुलता है ये मंदिर। नागचंद्रेश्वर मंदिर आपके उज्जैन में जो महाकाल जी का मंदिर है उसके फर्स्ट फ्लोर पे, या फिर अपन कहें जो सबसे नीचे स्थित मंदिर है वो महाकाल उस पे रहते हैं, और उसके ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है जिसपे नाग और उस पे भगवान शिव और पार्वती वगैरह की तस्वीरें हैं पत्थर की बनी हुई। ठीक, तो एकमात्र ऐसा मंदिर भारत का जो केवल एक दिन के लिए खुलता है, तो वो नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है, उज्जैन में। ये बात याद रखना है। और बहुत जगह नाग पंचमी के अवसर पर मेले लगते हैं, जैसे पचमढ़ी वगैरह में, और बहुत सारे क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर लोग नागों को देखने जाते हैं। चलिए, अभी बता दें अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था सामान्य जानकारी। उसके पश्चात हमने क्या पढ़ा था, पुनर्गठन। बस यही 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे, यही हमने पढ़ा। सामान्य जानकारी में क्या क्या पढ़ा, एक तो भौगोलिक स्थिति, और दूसरा राजकीय प्रतीक। आप लोगों को इनकी पीडीएफ मिल गई होगी, है ना। और पुनर्गठन की तो पहले ही आपको दे दी थी। तो भौगोलिक स्थिति में कुछ बातें आपको नई मिली होंगी जो मैंने आपको बताई नहीं थी, शायद कुछ डाउट्स हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन आते हैं कहाँ पे, पुनर्गठन के मेंस के क्वेश्चन पे। ठीक, 2 मिनट का समय लगेगा हमें ये सब करने में, तो उसको देख लेते हैं पहले। आपके पास पीडीएफ अब जब आप ऐप खोल के रखेंगे तो दिखेगी नहीं, इसलिए मैं आपको स्लाइड्स में शो भी करता जाऊँगा। तो देखिए, हमने पढ़ लिया था जो सामान्य परिचय भौगोलिक स्थिति, एक मैप बनाया था। मैप में मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, ये सब आपको मैंने बता दिया था, है ना। उसके पश्चात आपको क्या बताया था उस टाइम पे, कि मध्य प्रदेश जो है उसकी सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं, और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कि जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वो किस राज्य से कितनी संख्या में जिलों की सीमा मिलती है, या फिर कौन सा जिला किस राज्य से सीमा बनाता है, या फिर इस राज्य से इस जिले की सीमा बनती है या नहीं बनती है। ऐसे कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक स्लाइड दिख रही होगी, आप पीडीएफ में भी आपको मिल गई होगी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसको नहीं मिला है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कई सारे प्रश्न हैं और कई सारे डाउट्स होते हैं उसमें, तो स्लो कर दीजिए सर। तो चलिए, आपको जो स्लाइड दिख रही होगी इसमें लिखा है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य एवं उनसे सीमा बनाने वाले जिले। तो इनको ही याद करना है। पुस्तकों में आपको ऐसा भी मिलता है कि जो दूसरे राज्य हैं उनके जिले भी लिखे होते हैं, कि आप मतलब यूपी है, जैसे राजस्थान है, उनके कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरे राज्यों के कौन कौन से जिले हमसे सीमा बनाते हैं, हमें सिर्फ ये मतलब रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक टेबल आपको बनी होगी, उसमें सीमावर्ती राज्य मतलब राज्य का नाम, उसमें लिखा होगा संख्या कि कितने जिले उसकी सीमा बनाते हैं, और उसके पश्चात जिलों के नाम लिखे होंगे जो जो जिले उससे सीमा बनाते हैं। तो पहले लिखा होगा यूपी, है ना। यूपी में क्या क्या है, देखिए 13 जिले लिखे हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक, तो आपको कई बार डाउट मिलता होगा 13 जिले या 14 जिले, तो 13 जिले ही आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर और शोध किया गया। पहले 14 जिले, या फिर किसी क्लास में मैंने 14 लिखा दिया होगा, तो पहले वो विवादित प्रश्न था बहुत ज़्यादा,
और उसके आंकड़े नहीं उपलब्ध थे। अभी आपको मैप में भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे उसकी सीमा 13 जिलों से मिलती है। या फिर आपको ये भी याद रखना है कि आपके विकल्प में क्या आता है। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने जिलों की सीमा लगती है, तो आपके विकल्प में कैसा ऑप्शन, मतलब आपका विकल्प कैसा मिलता है, 13, 14, 15, 16 ऐसे कुछ मिले। यदि दोनों रहे 13 या 14 तो फिर वो प्रश्न क्या है, डिलीट होगा या फिर कुछ और उसकी व्यवस्था करी जाएगी। लेकिन सामान्यतः जो विवादित प्रश्न होते हैं उनमें या तो क्लियर ऑप्शन दिए जाते हैं या फिर वो प्रश्न ही नहीं पूछा जाता। तो ये याद रखना है आपको। आप 13 याद रखें या फिर कहीं आपको पुस्तकों में मिलता है 14 तो 14 भी याद रख सकते हैं। जिलों के नाम आपके सामने टेबल में होंगे। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मैप अपने सामने ओपन कर लीजिएगा, अपने घर पे जो चिपका के रखे होंगे उसमें देख सकते हैं। एक एक करके जिलों के नाम देखें। विवादित क्या है इसमें, सीधी जिले से संबंधित है ना, मतलब सीधी जिले का जो संबंध है वो विवादित है थोड़ा सा, कि इसकी सीमा यूपी से मिलती है या नहीं मिलती। तो एक मैप आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। तो एक मैप तो मध्य प्रदेश का है, इसमें भी देखेंगे तो आपकी सीमा बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मिल भी रही है या नहीं भी मिल रही है, ऐसा आपको विवाद होगा या फिर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए 2 जिलों की सीमा दिखा देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा कहें आप, कोना टच होता है या नहीं भी होता है ना। कई पुस्तकों में तो काफ़ी दूर दिखता है और कई जगहों पर आपका टच दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर एक मैप है आपके सामने सीधी डिस्ट्रिक्ट का। तो सीधी में आप देखेंगे, सीधी के बगल में कौन सा है, सीधी में देखेंगे आप तो अच्छा जूम करना पड़ेगा आपको, जूम हो जाएगा, या फिर आप अपनी क्वालिटी सुधार के वीडियो की बच्चों क्या कर लें, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इमेज को जूम कर सकते हैं ना, यदि जूम नहीं हो रहा। तो इसमें देखेंगे कि सीधी जिले की जो सीमा है वो आपके बगल में सिंगरौली है और इस तरफ रीवा है। तो वहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा एक बिंदु बस टच कर रही है। तो यहाँ पर इतना ऑथेंटिक नहीं है कि हम इसे क्या मान लें, सीमा। ठीक, तो जो पुस्तकों में मिलता है वही सही है आपका। आप 13 जिले याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या विवाद है, आगे विवाद तो कोई नहीं है, बस आपको संख्याएं याद रखनी है। तो अगले राज्य की बात करते हैं अपन। हाँ आ गया, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान आता है। संख्या याद रखनी है कि कितने जिलों से सीमा मिलती है इसकी। तो 10 जिलों से सीमा मिलती है राजस्थान की। राजस्थान जो राज्य है हमारे मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। ठीक है, ऐसा याद रखें आप। संख्या भी पूछी जाती है, जिलों के नाम भी पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए ये जिले पढ़ लीजिएगा, इनमें कोई विवाद नहीं है कि आपको परेशानी हो, घर पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैप जरूर रख लीजिएगा अपने सामने। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1600 किलोमीटर। तो इसके लिए एक तथ्य है, इसलिए ये लिखा गया है। आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा सबसे लंबी किस राज्य से मिलती है, या सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मध्य प्रदेश बनाता है। तो इसमें 2 दृष्टिकोण होंगे आपके, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक जिलों की दृष्टि से। तो जिलों की दृष्टि से यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सीमा जिलों के दृष्टिकोण से किस राज्य से सबसे ज़्यादा मिलती है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 13 जिले सबसे ज़्यादा हैं। और उसके पश्चात यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि सबसे ज़्यादा या लंबी सीमा किससे बनती है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान। कुछ ही किलोमीटर का अंतर है, ज़्यादा नहीं, लेकिन क्षेत्रफल में कौन लंबा हो जाता है आपका, राजस्थान। तो ये बात जरूर याद रखें आप। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले राज्य की। तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 9 है, ब्रैकेट में 9 जिले लिखे हुए हैं। ठीक है, जिलों के नाम आपको पढ़ लेना है, यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से 2 जिले मिलते हैं मध्य प्रदेश के, नाम आसानी से याद हो जाएंगे। 2 जिले तो सिंपल है, झाबुआ और अलीराजपुर। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से संख्या कितनी लिखी हुई है, 7 जिले मिलते हैं छत्तीसगढ़ से। इसमें एक डाउट है मंडला वाला। ठीक, बाकी जिले आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सीमा उनकी मिलती है। मंडला में अंडरलाइन भी किया गया है। तो मंडला का ऐसा है कि मंडला की सीमा मिलती है या नहीं मिलती। कई लोगों के पास ऐसे मैप होंगे जो मंडला बिल्कुल अंदर स्थित होगा, और कई लोगों के पास ऐसे मैप होंगे जिसमें मंडला सीमा बनाता हुआ दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ से। तो इसके लिए प्रामाणिक सोर्स ढूंढे गए। मंडला जिले की साइट पर देखा गया तो मंडला जिला जो छत्तीसगढ़ है उसके कबीरधाम जिले से सीमा बनाता है, और छत्तीसगढ़ के भी प्रामाणिक वेबसाइट्स में देखा गया तो मंडला जिले की सीमा लगती है। तो इस आधार पर हम मंडला जिले को शामिल करेंगे इसमें कि छत्तीसगढ़ से वह सीमा बनाता है। ठीक, तो इसमें 7 जिले हो गए टोटल छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला एवं बालाघाट। ठीक, तो ये इतना समझ में आ गया होगा। कई बार प्रश्न इससे आए हुए हैं, तो आपको याद करना है
याद कैसे करना है बार बार बता चुका हूं मैं कि आपको मैप अवश्य खरीदना है, और जहां पर आप पढ़ाई करते हो, स्टडी टेबल हो, वहां पर आप सामने एक मैप लगा लें एमपी का, और जो भी शब्द आपको दिखे, किसी जिले का नाम आए, किसी संभाग का नाम आए, या किसी भी सीमा से रिलेटेड या भूगोल से संबंधित कोई बात आए, तो आप तुरंत मैप पर नजर डालें या अपने दिमाग पर देखें, जोर डालें कि कहां पर है ये स्थिति। ठीक, चलिए, तो ये खत्म हो गया अपना मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य वाला सिस्टम। उसके बाद इससे कुछ फैक्ट्स हैं, तो 4 फैक्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहे होंगे। किसी ने पूछा है, मनीष जी ने, सर व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है? तो व्हाइट टाइगर सफारी, देखिए अब एमपीपीएससी भी गलतियां करता है, व्यापम भी गलतियां करता है, तो आपको कैसा प्रश्न पूछा गया है और उसके विकल्प कैसे दिए गए हैं वो देखना पड़ेगा, है ना। तो वास्तव में जो आपका व्हाइट टाइगर सफारी स्थित है वो सतना जिले के अंतर्गत आता है ना। सतना जिले की अमरपाटन तहसील है, उसका एक क्षेत्र है मुकुंदपुर, तो वहां पर आता है वो वास्तव में। लेकिन वो नज़दीक किसके है? बिल्कुल सीमा ही बनाता है रीवा जिले से। और व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है आपका? रीवा। तो कई बार आपके प्रश्न के जो ऑप्शन रहते हैं या विकल्प रहते हैं उसमें आपको कई बार क्या मिलता है? रीवा, और कई बार क्या मिलता है? सतना। तो एकदम वास्तविक यदि आपको उत्तर लगाना हो तो आप सतना लगाएं। यदि सतना जिला दिया है तो 100% आप सतना लगाएं, है ना। उसके बाद उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपका गलत नहीं होगा। और यदि सतना ऑप्शन में नहीं मिलता आपको तो आप क्या लगाएंगे? उत्तर रीवा। याद रहेगा इतना। तो मुकुंदपुर सफारी या फिर व्हाइट टाइगर सफारी जो कहें आप, राजा मार्तंड सिंह के नाम पर उसका नामकरण किया गया है, तो याद रखें सतना में है। उपेंद्र जी ने पूछा है 14 जिले यूपी को टच करते हैं। अभी अभी मैंने ये विवाद क्लियर किया कि आपको 13 या 14 याद रखना है। आपका प्रश्न कैसा बन रहा है और उसके विकल्प कैसे हैं उसके आधार पर आपको उत्तर का चयन करना पड़ेगा। तो आप 13 भी याद रख सकते हैं और 14 भी। कई मैप्स में आपको, जो मैंने आपको मैप दिखाया है वो मैप ऑफ इंडिया एक थोड़ा सा प्रामाणिक मैप दिखाता है, वो उसके आधार पर मैंने आपको बताया है 13 जिले। आपको दूसरे आधार या दूसरे स्रोत होंगे वहां से आप 14 ले सकते हैं। तो जैसा आप प्रश्न बनेगा आप वैसा उत्तर लगाएं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कल भी बता चुका हूं जो मध्य प्रदेश जी के है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके मिलेंगे जिसमें बहुत सारे विवाद हैं, तो उनको अपन प्रामाणिक स्रोतों से ही क्लियर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी ही क्लियर किया है 6 जिले नहीं, आपको 7 जिले लगाना है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, क्यों? मैंने आपको उत्तर बता ही दिया है। जो विवादित है हमारा मंडला के संबंध में आपको जानकारी दी गई है। प्रश्न पूछा था दीपक जी ने, याद रखें 7 जिले। ऐसा भी कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 2 राज्यों से मिलती हो? हाँ, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे। अगली स्लाइड जो आपके सामने होगी इन्हीं जिलों के बारे में होगी कि किन किन जिलों की सीमा 2 राज्यों से मिलती है। ठीक, तो संख्या भी बताई जाएगी आपको 6, और उसके बाद जिले और कौन कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं ये भी बताया जाएगा। मंडला नहीं टच करता छत्तीसगढ़ से, मैंने आपको क्लियर किया है अनुराग जी, है ना, कि जो हमारे प्रमाणिक स्रोत हैं उन्हीं के आधार पर हमें चलना होगा। आपके पास शायद वो मैप हो जिसमें आपको मंडला अंदर दिखाया गया हो तो आप 6 मान सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में है वो कितने हैं? 7। और फिर उसके बाद की बात करें कि क्या करना है हमें, तो आपका प्रश्न कैसा है और उसके विकल्प कैसे दिए गए हैं उसके आधार पर उत्तर लगाना है। आंतरिक जिलों की संख्या कहीं कहीं सर 18 भी दी हुई है। हाँ, यही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ जी। आंतरिक जिलों की संख्या 18 दी हुई है। आज भी सभी पुस्तकों में 18 ही लिखी है, लेकिन हमें क्या करना है? 17 करना है उसको। जो बाहरी जिले हैं हमारे वो कितने हैं? 35, और जो आंतरिक जिले हैं उनको 17 कर लीजिए। ठीक, तो ये याद रखना है आपको, 18 नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दीपक जी, आपने सही कहा, एमपीपीएससी 6 को सही मानता है या 7 को। तो एमपीपीएससी क्या है, कई बार खुद भी बदल जाता है ना, क्योंकि पहले की जो पुस्तकें लिखी होती हैं पुस्तकों के आधार पर ही, पुस्तकों से ही क्वेश्चन सीधे उतार देता है एमपीपीएससी। आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस भी ऐसे ही है, कॉपी पेस्ट किया गया है, और उसका जो प्रश्न होते हैं वो भी कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। तो जो किताबों में आपका आंसर दिया रहता है वही वो मान लेता है,
और कई बार पीछे उसने अलग उत्तर माना हुआ है, मतलब पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं उसमें अलग उत्तर माना गया और अगले वर्षों के पेपर में अलग उत्तर माना गया है एमपीपीएससी के। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपको सही डेटा मिल जाए जिस टाइम पे, आपको वही उत्तर मानना है, ठीक है। पीछे क्या था या पीछे किताबों में क्या मिलता है उस पर परेशान नहीं होना है। अभी के लिए आप 7 याद रखें, ठीक है। पीडीएफ तो मैंने भेज दी थी। निवाड़ी भी यूपी को टच करता है, प्रिंस जी ने पूछा, बिल्कुल टच करता है, आप मैप देखिएगा, टच करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्या होगा, एक स्लाइड दिख रही होगी। पहला आपके सामने फैक्ट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं तथा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं। तो ये फैक्ट अभी मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे सबसे ज्यादा जिले छूते हैं मध्य प्रदेश के, तो वो उत्तर प्रदेश उत्तर है। फिर उसके बाद यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि लंबाई किसकी ज्यादा है सीमा की, तो राजस्थान की 1600 किलोमीटर है। फिर न्यूनतम पूछा जाता है आपसे कि सबसे कम जिले किस राज्य से मिलते हैं मध्य प्रदेश के, तो उत्तर उसका 2 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो गुजरात ही है ऐसा राज्य जिसकी सीमा सबसे कम लगती है मध्य प्रदेश से, ठीक। फिर उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों की संख्या आपके सामने होगी, तो मध्य प्रदेश में सीमावर्ती जिलों की संख्या 35 और आपका जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो 17, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जो बताया है अभी क्लियर हो गया ना, कमेंट कीजिए फटाफट। क्लियर रखना है इतनी बातें, आपके वो जो डाउट्स हैं बिल्कुल वाजिब हैं, सबने पढ़ रखा है, मैंने भी सारी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो मिलती हैं ऐसी, लेकिन हमें क्या देखना है, जो सबसे प्रामाणिक हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने स्लाइड आ रही होगी, अभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले भी कुछ जिले हैं क्या, तो 2 राज्यों से भी सीमाएं बनती हैं कुछ जिलों की। फटाफट संख्या देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं और किस किस राज्य से मिलते हैं ये देख लेते हैं। इसी प्रकार के 3 प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए, एक तरफ जिले का नाम लिखा होगा और दूसरी तरफ राज्य का नाम लिखा होगा कि किस जिले की सीमा किस राज्य से मिलती है। तो ये 6 संख्या है इसकी, क्योंकि हमने सीधी को क्या माना है कि सीधी यूपी को टच नहीं करता, इसलिए 6। तो फिर इसमें भी आपको डाउट होगा कि कहीं कहीं 7 मिलती है। तो जैसा आप पीछे मानेंगे आपका आंसर, जैसे आप यूपी को सीधी को मान लेते हैं कि यूपी को टच करती है, तो क्या मानेंगे आप, 7 मानेंगे। लेकिन हमने क्या किया है, जो हमारा स्रोत है उसको हमने क्या माना है कि सीधी यूपी को टच नहीं करता, इसलिए यहाँ पर हमारी संख्या कितनी हो गई है, 6। तो याद रखें 6 जिले टच करते हैं। संख्या कभी आपसे पूछी जाए तो, नाम भी पूछे जाए तो आप मैप से ही याद करेंगे, ऐसे रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आप मैप उठाइए और राज्यों से सीमाएं देखिए कि कौन कौन सी जिलों की मिलती है। तो चलिए नाम एक बार पढ़ देता हूं मैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट और सिंगरौली, इन जिलों को देखेंगे आप तो 2-2 राज्यों से सीमाएं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पवन जी ने पूछा सर सब डाउट में चल रहा है, राइट आंसर क्या है वो बताइए। तो चलिए मैं एक बार फाइनली आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने जिलों की सीमा मिलती है, तो आप आंसर लगाएंगे 13, ठीक है। फिर पूछा जाए कि 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 6, ठीक। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के, तो आपको आंसर लगाना है 7। अंतर्वर्ती कितने जिले हैं, तो आपको बताना है 17। ये क्लियर रखना है आप, है। सारे विवादित प्रश्न हैं, ये मैंने बताया है, ठीक। अब आप क्लियर रहें। जिनको लगे कि बहुत सारी चीजें बता दी और ये सब डाउट हो गया, तो आप ये चीजें याद रखें। संध्या जी ने पूछा सर सबसे लंबी सीमा यूपी से होगी, तो यूपी से जिलों के दृष्टिकोण से होगी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से किसकी होगी, राजस्थान की। संध्या जी ये याद रखिए। एक प्रश्न है, यूपी के साथ कौन सा जिला ज्यादा सीमा बनाता है। तो पहले जब निवाड़ी का गठन नहीं हुआ था तो उसके पहले टीकमगढ़ सबसे ज्यादा सीमा बनाता था, लेकिन अभी टीकमगढ़ की सीमा हो गई है कम। तो अभी कोई आंकड़ा आया नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी तो 2018 में ही गठित हुआ है और हमारे जो आंकड़े आते हैं कई वर्षों बाद आते हैं चीज़ों की। तो आप अभी सबसे, यदि मैप में देखकर आप देखना चाहें कि सबसे लंबी किसकी लग रही है, तो मेरे अनुसार छतरपुर की सीमा सबसे लंबी लग रही है आपकी यूपी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। रूपाली जी, सबसे लंबी सीमा यूपी से मिलती है, अभी मैंने बताया या 2 बार पहले भी बता चुका हूं, जिलों के दृष्टिकोण से याद रखें आप कि यूपी से मिलती है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान से 1600 किलोमीटर की सीमा मिलती है, कुछ ही किलोमीटर कम है यूपी की सीमा, है ना। अब आंकड़े नहीं मिलते कि कितने किलोमीटर है यूपी से, तो उसे नहीं बताया जा रहा आपको। अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, अब मध्य प्रदेश के उपनामों से कुछ प्रश्न बनते हैं। उपनाम मतलब निकनेम, है ना। जैसे आपका कुछ नाम कॉलेज में या स्कूल में कुछ और रहता है और घर पर कुछ और रहता है ना। किसी का नाम कुछ है और घर में मुन्नू, पप्पू, लल्ला कुछ भी कह दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं, है ना, चिंटू। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के चिंटू कौन कौन से हैं। तो पहला आपको लिखा होगा हृदय प्रदेश। बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी। तो बगल में आपके ब्रैकेट में लिखा होगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आपके मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा था। क्यों कहा था? बिल्कुल आसान है कि मध्य प्रदेश जो है देश के बिल्कुल बीचों बीच अवस्थित है, इसलिए उसको क्या कहा गया? हृदय प्रदेश, है ना। हृदय जैसे हमारे रहता है ना सेंटर में, सीने में, वैसे ही आपका जो प्रदेश है वो बीच में स्थित है देश के, इसलिए इसको क्या कहा गया? हृदय प्रदेश। आगे दूसरे नाम की बात करते हैं, नदियों का मायका। तो नदियों का मायका क्यों कहते हैं? कि मध्य प्रदेश जो है ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारी नदियां, सबसे ज्यादा कह लें आप, सबसे ज्यादा नदियां क्या है? मध्य प्रदेश में ही बहती हैं। संख्या की बात करें तो आप 207 संख्याएं याद रखें नदियों की मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियां, जो कि देश में किसी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा हैं, इतनी नदियां बहती हैं या इनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, इसलिए क्या कहते हैं मध्य प्रदेश को? नदियों का मायका। जनजातीय प्रदेश, तीसरा उपनाम क्या है? जनजातीय प्रदेश। तो जनजातीय प्रदेश क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश को? आपको पता होगा जब आप जनगणना पढ़ेंगे या फिर जनजातियां पढ़ेंगे, तब आपको आंकड़े बताए जाएंगे कि मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो कितनी है? आपका 15.10%, है ना। और जो अनुसूचित जनजाति है उसका परसेंट कितना है? 21.10%। तो इतनी सारी हमारे पास जनजातियां हैं, लगभग 37% के आसपास हो जाता है ये आंकड़ा। तो इसके कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? जनजातीय प्रदेश। कितनी सारी जनजातियां हैं जो किसी भी राज्य में नहीं है ना। जनजातियों के मामले में पहले स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, 21.10%। तो याद रखें आप, इसीलिए इसको जनजातीय प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके भी आंकड़े जब हम कृषि पढ़ेंगे तब देखेंगे। सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। पहले जो था वो आंकड़ा बहुत ज्यादा था, 70 से 80% उत्पादित होता था मध्य प्रदेश में, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि 53% है मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन। अब सभी राज्य और सभी जिले, पहले जो व्यवस्था थी वो बहुत सारे राज्य जो थे वो सोयाबीन का उत्पादन नहीं करते थे, है ना। मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य था जो सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता था, तो 70 से 80% आंकड़ा पहुंच जाता था। लेकिन वर्तमान समय में सोयाबीन क्या है? बहुत ही लाभदायक फसल है। इसके लिए क्या करते हैं सभी राज्य? अब सोयाबीन का उत्पादन करने लगे हैं। और बात करें तो पहले मालवा क्षेत्र जो था, मालवा क्षेत्र में क्या बहुत ज्यादा सोयाबीन उत्पादित होता था। मध्य प्रदेश का भी 85% सोयाबीन उत्पादन जो होता था वो मालवा क्षेत्र में होता था। लेकिन अब क्या स्थिति है? उसका भी क्षेत्र कम गया है और आपका उत्पादन मालवा क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि मालवा क्षेत्र में कम गया या मध्य प्रदेश में कम गया, दूसरी जगहों पर बढ़ गया है, आप ऐसा समझें, है ना। तो आजकल आप रीवा, सीधी, सिंगरौली किसी भी जिले से आते हैं, आपको सोयाबीन की खेती, कृषि आपको दिख जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है। तो सोया प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित करता है। एक लाइन में ये याद रखें। आगे बात करें तो टाइगर स्टेट। तो ये टाइगर स्टेट मतलब जो बाघ राज्य का दर्जा है, ये अभी कुछ ही समय पहले हमको मिला है। इसके पूर्व जो 2014 की जनगणना थी बाघों की, है ना, जनगणना मतलब तो जन की गणना, टाइगर्स की गणना आप ऐसा कहें। तो जो बाघों की संख्या का हर 4 साल में आपका आंकड़ा आता है, वो अभी लास्ट में 2018 में आया है। तो 2018 में पीएम मोदी ने 29 जुलाई को क्या करी? घोषणा करी थी, बाघों की संख्या वगैरह या आंकड़े प्रस्तुत किए। उसके आधार पर मध्य प्रदेश में 526 बाघ हो गए हैं, जो कि किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। ठीक, 524 आपके कर्नाटक में है। तो पहले कर्नाटक टाइगर राज्य था, अब कौन हो गया है? मध्य प्रदेश। 2 ही बाघों का अंतर है, याद रखें। पर आंकड़े आ गए हैं, तो अब अपना 4 वर्षों तक के लिए हम फुर्सत हैं, टाइगर स्टेट कहलाएगा मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं लघु भारत की। चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत में कितने बाघ हो चुके हैं। 2018 की गणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हो गए हैं, क्या संख्या हो गई है, ये बताइए। मध्य प्रदेश की मैं बता देता हूं, 2014 में 308 बाघ थे, जो कि 526 हो गए 2018 में।
भारत की बताइए आप कितने थे और कितने हो गए हैं जिनको पता हो। फिर अगले निकनाम की बात करते हैं, निकनेम की बात करते हैं, लघु भारत। तो लघु भारत मध्य प्रदेश को क्यों कहा जाता है? लघु भारत इसलिए कहा जाता है, आप ऐसा ना समझे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है इसलिए। यहाँ पर जो बिल्कुल देखो कोई भी चीज़ बीच में स्थित है, उसके अगल बगल क्या होते हैं, बहुत सारे राज्य हैं, तो उनकी संस्कृतियाँ भी क्या है हमारे राज्य में घुल मिल जाती हैं। मतलब आप यदि कहीं बीच में घिर जाएं, आसपास आपके जैसे लोग होंगे तो आप उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे ना। तो वैसी ही स्थिति मध्य प्रदेश की है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में स्थित है भारत के, और यहाँ पर कई सारी संस्कृतियों का मेल मिलन हो जाता है आते जाते, या फिर इधर उधर से जो सीमाएं मिलती हैं उनके कारण। तो ये संस्कृतियों के कारण, उसके इतिहास के कारण इसको क्या कह दिया जाता है? लघु भारत। तो सभ्यता एवं संस्कृति थोड़ा थोड़ा इधर उधर ट्रांसफर होती रहती है, आपको पता है, इसके कारण इसका नाम लघु भारत। कोहिनूर प्रदेश, तो कोहिनूर प्रदेश, ये देखो कोहिनूर प्रदेश ऐसा है कि किताबों में मिलता है आपको, है ना। कारण क्या है? जो कोहिनूर हीरे के बारे में आपको तथ्य मिलेगा कि कोहिनूर हीरा कहाँ मिला, तो आप ये याद रखें कि वो कोहिनूर हीरा कहाँ मिला? गोलकुंडा की खदान में। गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना में वर्तमान समय में है। तो हीरा जो पाया गया था वो कोहिनूर हीरा, वो गोलकुंडा की खदान में पाया गया। फिर हम मध्य प्रदेश को क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये विवादित प्रश्न है थोड़ा सा। कुछ विद्वान, मध्य प्रदेश के कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कोहिनूर हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना की खदान से ही प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको कोहिनूर राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। मतलब ऑथेंटिक रूप से, प्रामाणिक रूप से कहीं ऐसा नहीं लिखा है, बस लोगों का ऐसा मानना है। ठीक, तो याद रखें, हमें याद रखने में क्या जाता है हमारा। चलिए इतने तक क्लियर हो गया, बताइए फटाफट। उपेंद्र जी ने कहा सर कमेंट में ज़्यादा टाइम ना लो, कहे तो आप सही रहे हैं, लेकिन यदि कमेंट नहीं पड़ता तो आप लोग फिर कहने लगते हैं कि सर कमेंट तो देखते ही नहीं हो। विकास जी ने 59% बताया है। ठीक है, आपको आंकड़े अलग अलग मिलेंगे। मैं अपने आंकड़े जो बताया हूँ आपको 53% के आसपास, वो 2000 आंकड़ा के बिल्कुल प्रमाणिक आंकड़े हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आप इतना याद रखें, है ना, सोयाबीन के। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने भारत के आंकड़े बहुत सही बताए हैं। 2967 बाघ हो गए हैं। 2200 मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, 2200 कुछ बाघ थे आपके 2014 में, अभी आपके 2967 हो चुके हैं। और भारत ही सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला, बाघों की संख्या में वृद्धि करने वाला देश है। ठीक, और उसमें भी मध्य प्रदेश 70% बाघों की वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में। 2966 नहीं, 2967 आप संख्या याद रखें सभी लोग। 2965 नहीं, बिल्कुल नहीं, 2967 याद रखें, या लगभग आप याद रखना चाहें तो 3000 याद रखें, आसानी से याद हो जाएगा। लगभग, है ना, मेंस में कभी लिखना हो तो आप लगभग लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े कभी नहीं याद रहते, तो आप लगभग ही लिखें जब मुख्य परीक्षा में आप आंसर लिखें। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंक बढ़ेंगे। यदि नहीं याद है तो आप ऐसा नहीं कि आप उस आंकड़े को छोड़ दे लिखना। लगभग जितना आपको याद आ रहा है, कहीं पर 53.66% लिखा मिल जाए तो आप 55 कर सकते हो उसको। तो मुख्य परीक्षा में इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, ऑल इंडियंस आर टाइगर। आर्या जी ने फिर पूछा है सर एक बार वो क्लियर कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले की सीमाएं मिलती हैं। तो 13 जिले आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक आध प्रश्न और आपसे पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में, या फिर भारत का केंद्र बिंदु कहाँ स्थित है, या फिर अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ स्थित है। और ऐसे बहुत सारे केंद्र बिंदु आपको पुस्तकों में मिल जाते होंगे जिनका कोई सिर ना पैर होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस बारे में पूछ रहे हैं या किस आधार पर पूछ रहे हैं। तो जो काम के हैं, जो पूछे गए हैं, उनको मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, आपके सामने लिखे हुए हैं। जो पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पृथ्वी का केंद्र बिंदु आपसे पूछा जाता है मंगलनाथ, उज्जैन याद रखें। उज्जैन में एक मंगलनाथ मंदिर है ना, जिस पर मंगल का साया रहता है वो जाए मंगलनाथ, तो ऐसा कहा जाता है। अब मंगल का साया क्या होता है, आप ज्योतिष शास्त्र विदों से पूछें। फिर आपसे पूछा जाता है भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो भारत का केंद्र बिंदु करौंदी, करौंदी सिहोरा एक तहसील है, वहां पर आपको करौंदी गांव एक मिलेगा, और ये किस जिले में है, कटनी में। ठीक, तो इसके संबंध में नीचे एक लाइन लिखी होगी, देखिए मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ लीजिएगा। राम मनोहर लोहिया जी
की प्रेरणा से 1956 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक एसपी चक्रवर्ती जी के नेतृत्व में अनुसंधान हुआ और इसमें क्या पाया गया कि सेंटर ऑफ इंडिया या भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, करौंदी ग्राम में है, जबलपुर की। लेकिन ये 1956 की बात है, जबलपुर उस टाइम विभाजित नहीं हुआ था, बाद में कटनी जिला बन गया 1998 में। तो आपका ये क्षेत्र कहाँ जा चुका है, कटनी में जा चुका है। ठीक, चलिए। और करौंदी जो ग्राम था उसका नाम, क्योंकि शोध किसने करवाई थी, मनोहर लोहिया जी ने, तो उन्हीं की याद में या उन्हीं की स्मृति में इसका नाम क्या कर दिया गया है, मनोहर ग्राम। फिर बात करते हैं अखंड भारत का केंद्र बिंदु। तो अखंड भारत, आपने कभी चाणक्य सीरियल देखा हो, आता था DD1 में, बहुत पहले मैं देखा करता था। तो उसमें चाणक्य जी थे, टकले टकले, बहुत खतरनाक उनके डायलॉग्स रहते थे। वो हमेशा कहते थे कि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत पग पग भूमि क्या है, भारत की है। तो हिमालय से लेकर आपका समुद्र पर्यंत क्या हो गया, समुद्र के नीचे तो आप स्थिति जानते हैं भारत की कि कई सारे राज्य हैं नीचे, ऊपर आपको थोड़ा सा विवाद हो जाता है। तो अखंड भारत में कौन कौन से, हिमालय में कौन कौन से देश स्थित हैं आपकी, तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सारा क्षेत्र क्या कहलाता था, पहले भारत ही था। बाद में इनका समय समय पर अंग्रेजों ने क्या किया, विभाजन करते गए, क्योंकि इतने बड़े भू क्षेत्र पर शासन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इन सबको क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है, और ये आज अलग अलग देश के रूप में आपके समक्ष हैं। ठीक, तो अखंड भारत की परिकल्पना किसकी है, चाणक्य जी की है। उसी के आधार पर यदि केंद्र बिंदु की बात की जाए तो वो केंद्र बिंदु बरसाली मिलेगा आपको। बरसाली एक ग्राम ही है, और तहसील कौन सी है, ढीमरखेड़ा, जिला कौन सा है, बैतूल। ठीक, तो ये प्रश्न आपसे MP में पूछे जाते हैं, याद रखिए। जिनको दिख नहीं रहा वो अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। पन्ना में कहाँ से निकलता है हीरा, दीपक जी? तो पन्ना में बहुत जगह से हीरा निकलता है ना, बहुत सारी खदानें हैं। मझगवा बहुत फेमस है वहाँ की एक खदान, तो वहाँ से तो आप याद रखें। फिर आपको जब खनिज पढ़ाए जाएंगे तो बहुत सारी खदानों के नाम भी बताए जाएंगे। पन्ना से, सतना से, इधर आसपास से हीरे निकलते हैं मध्य प्रदेश में, फेमस पन्ना ही है हमारा। ठीक है, तो अभी एक खबर भी पढ़ी होगी मध्य प्रदेश के बारे में आपने कि एक बहुत ही उस हीरे का नाम याद नहीं है, एक बहुत बड़ा हीरा अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, वहाँ पे मिला है 9 मजदूरों को, मतलब एक ही मजदूर को मिला, लेकिन वहाँ पर कार्य करने वाले 9 मजदूर थे, इसलिए अभी वो जमा करा दिया गया है पन्ना के खनिज ऑफिस में। उसका जब पैसा एक मजदूर के खाते में आएगा तो उसको 9 लोग विभाजित कर लेंगे। MP का मध्यम पॉइंट या MP का केंद्र बिंदु आप देखना चाहें तो सागर लिख सकते हैं। ठीक, किताबों में यही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी तक का क्लियर हो गया होगा, ना हो तो कमेंट करें। नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी, इसमें आपको क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश के संबंध में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, एक है ना, भोपाल। प्रशासनिक राजधानी आप इसे कह लें, क्योंकि प्रशासन से संबंधित मुख्यालय वगैरह सब कुछ यहीं पर है। तो प्रशासनिक राजधानी कौन सा है हमारा, भोपाल। इसके अलावा भी कई सारी राजधानियां मानी जाती हैं आपकी, उनकी विशेषता के आधार पर, है ना, कि कहाँ पर क्या विशेषता है, क्या महत्व है चीज़ों का, उसके आधार पर उनको राजधानी नॉर्मली घोषित किया गया है। तो उनसे भी प्रश्न आपसे बनते हैं। तो ये आपके चार्ट सामने है, 2 मिनट में इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। प्रशासनिक राजधानी क्यों है भोपाल, क्योंकि आपका वहाँ पर प्रशासन से संबंधित सारे काम होते हैं, वहीं पर आपको सारे हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय वगैरह देखने को मिलेंगे। व्यावसायिक राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी या आर्थिक राजधानी आपसे पूछी जाए तो इंदौर को लगाना है, क्योंकि इंदौर ही मध्य प्रदेश में औद्योगिक रूप से सबसे ज़्यादा विकसित जिला है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, व्यावसायिक राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी या आर्थिक राजधानी। ठीक है, खेल राजधानी की बात करें तो इंदौर, खेल जो सबसे प्रमुख खेल है भारत का, या सबसे देखा जाने वाला या खेला जाने वाला, वो कौन सा है, क्रिकेट। और भी बहुत सारे खेल हैं, उनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, इंदौर में स्थित है। मुख्यतः MPCA का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके इंदौर में ही स्थित है। तो इस कारण से इसको खेल राजधानी भी कहा जाता है ना। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है इंदौर में ही। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ सबसे क्या होता है, जब आप हिल स्टेशन कह लें, आप मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है वो, वहाँ जाते हैं आपको तो काफ़ी ठंडक मिलती है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। राजधानी यहाँ पर परिवर्तित नहीं होती, जैसे अंग्रेज लोग पहले क्या करते थे कि शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी उनकी परिवर्तित होती रहती थी। जैसे इंडिया में शिमला है ग्रीष्मकालीन राजधानी,
पहले नॉर्मली कहाँ रहते थे वो, जो भी हमारा राजधानी थी दिल्ली वगैरह वहाँ रहते थे, और फिर वो काम कहाँ ट्रांसफ़र कर लेते थे, शिमला में, क्योंकि अंग्रेज़ गर्मी सहन नहीं कर पाते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पचमढ़ी चला जाता है भोपाल से उठकर सारा कुछ, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन क्या राजधानी क्या है, पचमढ़ी। पर्यटन राजधानी, पर्यटन राजधानी पचमढ़ी में भी बहुत अच्छे अच्छे जो हिल स्टेशन है हमारा पचमढ़ी, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल हैं, इसलिए इसको पर्यटन राजधानी भी कह दिया जाता है। न्यायिक राजधानी जबलपुर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। जो हाई कोर्ट का मुख्य ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, वो कहाँ पर है आपके जबलपुर में, इसलिए इसको न्यायिक राजधानी कहा जाता है। संगीत राजधानी मैहर, अलाउद्दीन खां संगीत से संबंधित सरोदवादक थे ये, और इनका बहुत अच्छा कार्य रहा, वहाँ पर इनके लिए अकादमी बनाई गई है, इसलिए मैहर को क्या कहते हैं हम, संगीत राजधानी। कोयला राजधानी सिंगरौली, और ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली। कोयला के कारण ही वहाँ पर काफ़ी ऊर्जा पैदा होती है, मतलब कोयले से जो विद्युत वगैरह बनती है, इसलिए इसको कोयला राजधानी या फिर ऊर्जा राजधानी कहते हैं सिंगरौली को, है ना। सिंगरौली के अंदर भी कभी आपसे पूछे तो बैढ़न याद रखना है। संस्कार राजधानी आपका जबलपुर, ऐसा माना जाता है कि जो महाकौशल क्षेत्र है वो काफ़ी सभ्य और संस्कृति से परिपूर्ण है, इसलिए इसको संस्कार धानी या संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। मैग्नीज राजधानी बालाघाट, बालाघाट में एक भरवेली तहसील है जहाँ पर 50% से अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका मैग्नीज राजधानी। या फिर कभी बालाघाट ऑप्शन में ना रहेगा तो आपको भरवेली मिलेगा, ठीक। तांबा राजधानी भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है, तो तांबा राजधानी मलाज खंड कह लें आप, या फिर आप बालाघाट में ही है तो तांबा राजधानी भी हो गया एक प्रकार से। चलिए ये खत्म हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं आप। जो पुराने विद्यार्थी होंगे उनको समस्या हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए बहुत नॉर्मल होंगी, पर जो नए हैं उनको क्या होगा, इसके लिए इससे फ़ायदा होगा। एक तो देखिए, एक क्या है मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि आप क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं। पढ़ने का तो सब कुछ किताबों में लिखा रहता है, तो आप पढ़ने को तो किताब से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है हम क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है ना। हम निरंतर पढ़ते रहते हैं, आज जो पढ़ा है आज उसी को कंप्लीट कर लेंगे, कल जो पढ़ेंगे कल कंप्लीट कर लेंगे, ये चीज़ होती है। मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है कि आप कोई चीज़ सुन लेते हैं तो पढ़ने में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है और याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, या फिर सुनने से ही कई चीज़ें याद हो जाती हैं हमें। इसलिए मैं बिल्कुल सरल से सरल बात भी अपने मुख से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ या बता देता हूँ, तो ये अच्छी आदत है, आप भी डालें कि हर चीज़ सुनने की कोशिश किया करें। आप कोई भी तथ्य आप क्वेश्चन लगाएं जब, तो मिल जाए तो वहीं पर याद करने की कोशिश करेंगे तो वो 2 से 4 दिन याद रहेगा आपको। पर यदि आपने उसको गूगल कर लिया, कहीं पर उसको सर्च कर लिया, काफ़ी चीज़ें देख ली, तो वो फैक्ट आपको जीवन भर याद रहना है। तो वही सेम फैक्ट यहाँ पर आपको लागू हो रहा है, तो आप चीज़ों को एक एक बार सुन जरूर लिया करें, बोर ना हुआ करें। कुछ लोगों की तकलीफ होगी, बाकी जो बिगिनर्स होंगे बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। चलिए अगला जो आपका स्लाइड है उसमें कुछ फैक्ट हैं, बिल्कुल आसान से एक नज़र में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना या गठन कब हुआ, हजारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और सबसे सरल प्रश्न यही है, 1 नवंबर 1956। राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। अंतिम पुनर्गठन, मतलब मध्य प्रदेश को अंतिम रूप से जो राज्य की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। इस कारण से अंतिम पुनर्गठन कब हुआ मध्य प्रदेश का, ऐसा कोई प्रश्न आपके समक्ष आए तो आप क्या उत्तर करेंगे, 1 नवंबर सन 2000। ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल शेप क्या है आपके एमपी का, आयताकार। लगभग आप चारों कोनों पर रेखाएं खींचेंगे तो आपको एक आयत मिल जाएगा। आयत क्या है आपको अच्छी तरह से पता है। भारत का हृदय जिला, तो भारत का हृदय जिला सागर, वही आप जो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कह रहे हैं, है ना। इस हिसाब से जब जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि मध्य प्रदेश जो है आपका हृदय राज्य है, उसी समय पे ये बात प्रचलन में आ गई थी कि भारत का हृदय जिला भी क्या है आपका सागर। लगभग आपको देखेंगे तो आपको मैप में सागर बिल्कुल केंद्र में दिखाई देगा। निकटतम समुद्र तट से दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर। नजदीकी बंदरगाह कौन सा है, तो बंबई। प्राचीनतम भूखंड का भाग क्या है, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड वो वाला गोंडवाना नहीं कि गोंडवाना जो शासक थे हमारे, गोंड शासक जो थे उसके कारण गोंडवाना लैंड नहीं कहा जाता है। आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पृथ्वी जो थी पहले एक बहुत बड़े भूखंड में एक साथ जुड़ी हुई थी, है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप जब भूगोल में पढ़ेंगे आपको
किसी दिन फिर चर्चा करेंगे जब भूगोल में, तो आपको ये बातें बता दूंगा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग को क्या कहते थे हम, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा भारत था या प्रायद्वीप भारत, आज का जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, और हिमालय वाला हिस्सा है, तो नीचे वाला हिस्सा पहले दक्षिणी भाग में था, मतलब पूरा विश्व या पूरा जो भूखंड था हमारा उसके दक्षिणी हिस्से में स्थित था। आपने मैप देखा होगा तो अफ्रीका के मेडागास्कर के बगल से लगा हुआ था। वो बाद में खिसक कर टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और वो खिसक कर कहाँ जाकर टकराया, आपके टेथिस सागर में, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रायद्वीप भारत। तो मध्य प्रदेश भी इसी में शामिल है, और ये पहले किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। तो इस कारण से मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, तो याद रखें गोंडवाना लैंड। ठीक है, भूगोल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको चिंता ना करें। पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा में समयांतर, तो आपको एक दिन अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैंने बताई थी। तो देशांतर रेखा किसके लिए होती हैं, टाइम के लिए। अलग अलग जोन होते हैं सभी देशों में, जैसे रूस में 7 टाइम जोन है, समय के जोन बनाए जाते हैं। इतना बड़ा देश है तो हर जगह एक टाइम तो रखा नहीं जा सकता, पता चले कि कहीं रात है 7 बजे और कहीं सुबह है 7 बजे, इस तरह हो जाएगा। तो अलग अलग जोन रखे जाते हैं ना, बनाए जाते हैं। अपने इंडिया में केवल एक ही जोन है, 4 कहीं एक जगह बजा है दिल्ली में, तो आपके असम में भी 4 ही बजा होगा। ठीक, तो अपने इंडिया में केवल एक ही टाइम जोन है। 82.5 डिग्री रेखा आपने आपको बताया होगा, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है। तो पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा में समयांतर की बात करेंगे तो 34 मिनट का अंतर है। इसके अंतर की बात कर लेते हैं। ये बताया था मैंने आपको जब पढ़ा रहा था सामान्य स्थिति मध्य प्रदेश की या सामान्य जानकारी, तो 74 डिग्री 9 मिनट से प्रारंभ होता है हमारा मध्य प्रदेश और 82 डिग्री 48 मिनट तक जाता है। देशांतर रेखाओं की बात हो रही है। देशांतर रेखा किसके लिए होती है, टाइम के लिए। तो यदि हम खींचे ऐसे 74, 75, 76, 77, 78, 79, हाँ 79, 80, 81 और ये 82 लास्ट में। ठीक है, तो अच्छा, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल हो जाएगा, हमारे पास समय भी नहीं बचा है। एक फैक्ट याद रखना है कि 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। भूगोल वाले सर आपको गुणा भाग करके बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, या फिर कभी हमारे बीच में और चर्चा के बाद आएगा तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे। अभी के लिए फिलहाल याद रखें कि जैसे 74 है, 74 डिग्री और 74 से 75 डिग्री के बीच में टाइम की बात करेंगे तो कितने मिनट का अंतर हो, 4 मिनट का। तो आप यहाँ पर निकाल लें, कुछ पीछे की याद भी रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उसको देखेंगे, है ना, नहीं तो हमारा 4 मिनट से काम चल जाएगा, इतना याद रखें आप। तो 74 से 82 तक इसको देखिए कितना आ रहे हैं, कितनी रेखाएं बीच में आ जाएंगी आपकी। राउंड फिगर में मैं ले रहा हूं, और ये 74 कितना आता है, लगभग 8 डिग्रियों का अंतर है ना। तो 8 का गुणा आप किससे करेंगे, 4 से, 4 मिनट का, है ना। तो ये 32 आ रहा है। 34 मिनट आपको बताया मैंने, हमारा क्या है उत्तर 32। तो ये जो आपका डिग्री 9 और डिग्री 48 आ रहा है, इन सबको जब हम शामिल करके निकालेंगे तो 2 मिनट आपको और बढ़ जाएगा। तो 34 मिनट का अंतर यहाँ पर आता है। मतलब यहाँ पर सूरज यदि उग जाता है कितने बजे, 8 बजे, तो आधे घंटे बाद यहाँ पर सूरज उगेगा। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि यदि आपका सिंगरौली में सूरज इतने बजे उगा है तो कहाँ पे, आपके अलीराजपुर में कितने बजे उगेगा। तो आपको याद रखना है कि लगभग आधे घंटे का अंतर है। तो आपके प्रश्न में जैसा ऑप्शन होगा कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या फिर एक्यूरेट टाइम दिया हो आपको, तो वैसा उत्तर आप लगाएं। ये बात ना समझ में आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 2 फैक्ट और बचे। राजधानी से दूरस्थम जिला कोई विशेष नहीं है, आप सिंगरौली याद रखें। निकटतम देश कौन सा है, नेपाल। निकटतम द्वीपीय देश श्रीलंका। निकटतम सागर अरब सागर। तो यहाँ पर कोई ऐसा समझाने वाली बात है नहीं जो आपको एक्सप्लेन करी जाए। आपको ये बात समझ में आई टाइम वाली। टाइम की बात यदि समझ में ना हो तो बताइए, कल अपन डिस्कस कर लेंगे, या फिर अभी भी है हमारे पास 5 मिनट टाइम, अभी बता सकता हूं मैं। टाइम की बात क्लियर है, फटाफट कमेंट करें। चलिए, टाइम सबको क्लियर है। ये आज थोड़ा सा इसी में टाइम लग गया। आज से हमारा क्या समाप्त हो गया है,
दो टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, जिसमें हमारा राजकीय प्रतीक और भौगोलिक स्थिति थी, और उसके पश्चात क्या खत्म हो गया, राज्य का पुनर्गठन। आपके प्रश्नों की बात करें तो ये दो टॉपिक खत्म हुए, पुनर्गठन और ये भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे भौगोलिक स्थिति के संबंध में मेंस प्री के फैक्ट आपको सबको मालूम कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बीच बीच में बताता भी रहता हूँ। मेंस के बारे में आपको नहीं पता होता है कई बार कि कैसे प्रश्न आते हैं, कितना लिखना है हमें, तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। तो 3 मार्क्स वाले जो हमारे आते हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में आपको बताया था एक दिन मैंने लेक्चर में, कितना लिखना है हमें, है ना। जैसे आपको कितना दिया गया है इस बार कि 3 अंकों के जो प्रश्न होंगे उसमें 1 पंक्ति या फिर 10 शब्द हमें लिखना है। तो 1 पंक्ति को छोड़िए, आपको 10 शब्दों में ध्यान देना है। तो पहले 20 शब्द था 2019 तक के लिए, 2020 के बाद के लिए कितना हो गया है, 10 शब्द। तो हम 20 शब्द जब पूछा जाता था तो कितना लिखते थे, जो आपकी मेंस की कॉपी होती है उसमें आप देखेंगे तो एवरेज जो निकलता है हमारा 5 शब्द आते हैं एक लाइन में। तो यदि आपको 10 शब्द दिया गया है कि 3 अंकों में हमें 10 शब्द लिखना है, तो आप कितना लिख सकते हैं, 2 लाइनें। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया जितना एमपीपीएससी मांगता है ना। लेकिन जो पीछे के आप देखेंगे कि 2020 से पहले के जो एग्जाम होते थे, 19 से पहले के, एमपीपीएससी ने कहा तो 20 शब्द, लेकिन उसको चाहिए कितना था, या जिनने ज़्यादा लिखा उसको क्या करता था, मार्क्स ज़्यादा देता था। तो हमें शब्दों की कमी नहीं रखनी है, आप 2 से 2.5 लाइनों का इस्तेमाल बराबर कर सकते हैं 10 शब्द में, ठीक है। जैसे 20 शब्दों में पूछा जाता तो हम कम से कम 4 लाइनें लिखते थे या 3 फैक्ट लिखते थे, जैसा प्रश्न होता था उसके आधार पर आपकी लाइनें घट या बढ़ जाती थी, ठीक। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। आपको एक दिन आपको बताया है मैंने, सारे प्रश्नों के उत्तर देकर बताया है कि कैसे कैसे लिखना है। जहाँ पर पॉइंट्स बने वहाँ पर पॉइंट्स में आंसर करना है, और जहाँ पर आपको पैराग्राफ में आए तो 2 से 2.5 लाइन पैराग्राफ लिखनी है, ठीक। तो ये 3 अंकों की चीज़ें क्लियर होंगी। जो यदि ना क्लियर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। 6 अंकों के भी प्रश्न आपको पीडीएफ में शामिल किए गए थे, कल जो आपको पीडीएफ मिली होगी तो उसमें देख लीजिएगा आपको जैसे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में क्या प्रश्न बनेगा, 5 अंकों का या 11 अंकों का प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझाइए, या मध्य प्रदेश की मानचित्रीय स्थिति को बताइए, या फिर मध्य प्रदेश, और अलग अलग तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आपको बताना वही है ना, जो आपको आता है। तो एक और कैसे प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति का वर्णन कीजिए। ऐसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछे तो आपको बताना क्या है, मध्य प्रदेश की स्थिति। बताई था कि किसी भी चीज की स्थिति बताने के लिए आप क्या बताते हैं, उसका अक्षांशीय विस्तार, उसका देशांतरीय विस्तार, उसके किनारे लगे हुए राज्य, उसमें क्या समय मानक रेखा है, और सारी बातें, जिले वगैरह भी आप बता सकते हैं। मतलब जितना लंबा आपका, जितना पूछा गया हो आपसे उतने तक आप बढ़ाते जा सकते हैं, ठीक। तो ये स्थिति है। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में बात करें, या 5 अंकों के लिए आज मैं बता देता हूं, तो आज आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए प्रश्न वही है, प्रश्नों का स्वरूप नहीं बदलने वाला है आगे भी, है ना। तो आप इसके लिए परेशान ना होइएगा कि अब 5 अंक का हो गया है और 50 शब्दों का हमारे लिए हो गया है तो प्रश्नों का स्वरूप बदलेगा। स्वरूप बिल्कुल नहीं बदलेगा, प्रश्न वैसे ही आएंगे, आपको अपने आंसर का स्वरूप बदलना पड़ेगा। तो जैसे आपसे पूछा जाए कोई प्रश्न और आंसर लिखना हो आपको 50 शब्दों में या फिर 5 अंकों में, तो 50 शब्द हमारे लिए कितने होंगे, आपकी जो कॉपी होती है उसमें 24 लाइनें होती हैं मेंस की, ठीक। तो आपका जो 50 शब्द है, आपको मैंने बताया कि एक लाइन में 5 आते हैं, तो आप कितनी लाइनें लिख सकते हैं, लगभग आपके जो 50 शब्द होंगे लगभग 12 लाइनों में आएंगे। मतलब आधी कॉपी आपकी भर जाएगी, या फिर कहीं पर आप छोड़ते हैं या कोई बिंदु लिख दिया है तो उसमें कम शब्द आए तो आपका एक पेज तो आ ही जाएगा। तो इतना उत्तर लिखना है आपको, शब्दों का ध्यान रखते हुए, और एक पेज से ज़्यादा ना हो। तो आज कोशिश कीजिएगा, कल मैं आपको एक आदर्श उत्तर के साथ सारी बातें समझा दूंगा कि कैसे कैसे आपको 5 अंकों के और कैसे कैसे 200 शब्दों के उत्तर लिखने हैं, ठीक। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें। तो आज के लिए क्लास इतनी ही, शुरू करेंगे कल मेंस का थोड़ा सा। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।